ड्रीम पिक सीरीज का एक और नया शुमारा लेकर हम मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक ऐसी सीरीज जो हमने कुछ दिन कबल शुरू की थी और इस गर्ज से शुरू की थी, इस मकसद से शुरू की थी, जो तालिब इल्म हमारे यहाँ कश्मीर के बड़े ख्वाब रखते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि उन्हें पूरा करने का तरीका क्या है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो चाहते होंगे कि हम अब्रॉड जाएं, वहां पढ़े एक मखसूस स्कॉलरशिप के तहत। फिर लेकिन जहन में एक ख्याल आता है, अगर वहां जाएंगे तो उसके लिए पैसे खर्चने हैं। तो इस तरह के नोशन, इस तरह के खदशात किस हद तक सही है, और क्या बाहर पढ़ने के लिए हर एक स्टूडेंट को, तालिब इल्म को पैसे खर्चने हैं तब जाके वो इस तरह के ख्वाब देख सकता है, या फुली फंडेड स्कॉलरशिप फेलोशिप के जरिए से भी वो बाहर ज़ेर तालीम यानी तालीम हासिल कर सकता है। इस ताल्लुक से तफसीलन हम आप तक मालूमात पहुंचाते हैं। कैसे? ऐसे ही तलबा से, ऐसे ही स्कॉलर से बात करके जो इस वक्त कश्मीर में नहीं बल्कि अब्रॉड तालीम हासिल कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। इसी जिम्न में आज के इस सेशन में हमने मदऊ किया है राजा जुल्करनैन को। जुल्करनैन इस वक्त इटली में है और मखसूस टॉपिक के तहत मखसूस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट के सिलसिले में वो इटली में है। जुल्करनैन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। Thank you, ma'am, for having me. It's a pleasure to be here. हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे हम बात कर रहे हैं और इटली से आप बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम ऐसा हो कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हमें देखें वो भी उस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें जिस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया था। सो शुरुआत करते हैं, बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल आपकी जाती जिंदगी के हवाले से कि जुल्करनैन कहाँ से है कश्मीर में, और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के गांव गुजरियारीपोरा से है। एंड मेरी स्कूलिंग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हुई है, सेंट लुक्स जी कॉन्वेंट स्कूल अप टू 10th जी। स्टैंडर्ड। उसके बाद फॉर 11th एंड 12th इन FM हायर सेकेंडरी स्कूल, वो भी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ही एक स्कूल है। एंड आफ्टर माई स्कूलिंग आई मूव टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर माई बैचलर्स, जहाँ पे मैंने BSc ऑनर्स इन फिजिक्स विद मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एज माई सब्सिडरी सब्जेक्ट्स परस्यू किया। And during my 5th semester, I applied in France in University of Burgundy for master's program. और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी सिलेक्शन वहाँ पे हुई एंड आई मूव टू फ्रांस, where I studied physics, photonics and nanotechnologies for two years for my masters. और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान इटली में PhD के लिए अप्लाई किया एंड राइट नाउ आई एम हियर परस्यूइंग माय PhD इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। इतनी जल्दी, जितनी जल्दी आपने ये हमें बताया कि किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह से आप वहां पहुंचे, हम जाहिर सी बात है ये मुख्तसर वक्त इतना ही तो नहीं लगा होगा ना, काफी कुछ देखा होगा इस सफर के दौरान। उस सफर के बारे में भी जरूर जानेंगे, लेकिन एक एक सवाल मेरे जहन में वो ये कि जब आप स्कूल में ज़ेर तालीम थे या कॉलेज में पढ़ते थे, तब क्या इस तरह का ख्वाब आपने देखा था? मैम, स्कूल में तो नहीं, मतलब ऐसा था कि कुछ करना चाहेंगे कुछ रिसर्च में, लेकिन ऐसा ये नहीं था कि फ्रांस में जाके पढ़ना है या इटली में। तो यूजुअली स्कूल में हमें 9th के बाद ही पता चलता है कि हमें हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है। तो 9th के बाद मुझे थोड़ा फिजिक्स में इंटरेस्ट लगा, 11th 12th में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और फिर जैसा मैंने कहा कि 5th सेमेस्टर में मैंने फ्रांस में अप्लाई किया, तो पहले से तो ये चीज़ दिमाग में नहीं थी, सो आई वेंट विद द फ्लो। यूजुअली क्या होता है कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ हमारा इंटरेक्शन काफ़ी डाइवर्स, लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स से होता है, PhD स्टूडेंट्स, मास्टर्स स्टूडेंट्स या दूसरे फील्ड्स के स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे AMU में एक अच्छी बात थी कि वहाँ पे हम काफ़ी लोग ऑलरेडी बाहर जा चुके थे। वहाँ का जो मतलब वहाँ के जो एलुमने हैं तो वो ऑल ओवर द ग्लोब आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं। और वहाँ पे मैंने कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए जिनमें उन्होंने थोड़ा क्लियर किया कि कैसे करना है क्या। इसके अलावा मैंने सीनियर से बात की या हम्म। गूगल गूगल पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया, तो लोग उसे इंटरेक्ट करके और कुछ
लोग ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट में यूएस में थे, तो उनसे थोड़ा इंस्पायर होके तो फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। हम सबसे पहले बात करते हैं उस स्कॉलरशिप की जिसके जरिए से आप फ्रांस गए मास्टर्स के लिए। क्या थी वो स्कॉलरशिप और किस तरह से अप्लाई किया? मैम, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप थी, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बरगंडी में मैं मास्टर्स के लिए गया, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को कुछ अमाउंट दिया जाता है, तो वो स्कॉलरशिप थी। उसके अलावा सेकेंड ईयर में मैंने लैब में काम किया, तो वहाँ पे उसके लिए अलग फंडिंग दी जाती है। तो उस टाइप की, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं, यूजुअली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उसको हम कह सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जी अप्लाई जी जी किया। जी मैम। इसके लिए क्या आपने जो मखसूस कोर्स के तहत आप वहां गए, क्या इसके लिए आपने कुछ यूनिवर्सिटीज पहले ही लिस्ट में रखी थी, लाइक ये कोर्स कहाँ कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी में होता है, या रैंडमली आपने बोला कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो इस यूनिवर्सिटी में गए भी और सिलेक्शन भी हुई? मैम, असल में ये बैकग्राउंड वहाँ पे काफी इम्पोर्टेंस रखता है। तो मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स से था, और फाइनल ईयर में मैंने थोड़ा नैनो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज लिए थे। तो मतलब मैं ये ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहता था, ऐसे कोर्सेज में जहाँ पे ये थोड़ा कंबाइंड हो, फिजिक्स भी थोड़ा पढ़ाया जाए, नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस कोर्स के बारे में मुझे पता चला, तो फिर मैंने इसमें अप्लाई किया, तो वो तब बैकग्राउंड के तब रिलेटेड। तब क्या क्या तैयारी की आपने, किस तरह से आप तैयार हुए ना इस रिलेटेड कि बाहर की यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें? मैम, इसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट रहता है इंडियन यूनिवर्सिटी से। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे ज़्यादा वेटेज ये नहीं है कि आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, बट ओवरऑल देखा जाता है आपका सीवी कैसा है, आपका आपकी रिकमेंडे आपको प्रोफेसर से रिकमेंडेशन चाहिए वो कैसी है, उसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर जिसको कह सकते हैं, वो लिखनी पड़ती है। तो उसमें आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है कि वाई आई एम सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, लाइक व्हाट्स माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छा जी। आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगी, इन सब चीज़ों के बारे में आप पता कर सकते हैं। अगर आप इस शशोपंज में हैं कि आप 9वीं या 12वीं जमात के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस मशवरे की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा डिसिप्लिन आपके कैरियर के लिए ज़रूरी है। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को भर लीजिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। उसके बाद जो मेरा सवाल रहेगा वो आपसे ये रहेगा कि जिस मखसूस स्कॉलरशिप के जरिए से अभी आप इटली में हैं और एक मखसूस यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी रिसर्च का थीम क्या है और इसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना चाहिए? मैम, मेरा जो अभी टॉपिक है, तो वो थेरेटिकल फिजिक्स के डोमेन में आता है, मेटा हम्म। मटेरियल्स। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि these are those materials which we need to design to for those properties which we cannot find in naturally occurring materials. फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, नेगेटिव पॉइजन रेशो और नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के लिए हमें ये चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती है। एंड आई एम राइट नाउ वर्किंग, आई एम डिजाइनिंग सम मेटा मटेरियल्स फॉर गेटिंग सम डिजायर्ड प्रॉपर्टीज फॉर इंडस्ट्रीज हेयर इन इटली। सो मेरा रिसर्च टॉपिक ये है। और आपके फेलो। जरिए से जी फिर जी। ये जो आप रिसर्च अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में ये जो आपकी रिसर्च है किस हद तक दुनिया में चेंज लाने वाली है, या हमें किस तरह से कुछ नया देखने को मिलेगा? मैम, इसकी जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सारे फील्ड्स में। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैं मैकेनिकल मेटा मटेरियल्स पे काम करता हूँ, तो इसकी एप्लीकेशंस हम फॉर एग्जांपल व्हाट वी से फॉर सम अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल हम वॉशिंग मशीन्स में इसके कुछ यूजेस होंगे, या उसके अलावा सेफ्टी सेफ्टी कंसर्न्स में सेफ्टी में इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल, डिजाइनिंग स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइक ह्यूज फोर्स और समथिंग। तो इसके अलावा जो ऑप्टिकल मेटा मटेरियल्स है, और मैं अभी उन पे काम नहीं करता हूँ, लेकिन उनके भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। तो इनकी काफ़ी इंडस्ट्रीज में इनकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है।
अभी तो शुरुआत ही होगी ना आपके इस रिसर्च की, तो कितना मुकम्मल कर पाए? जी मैम, अभी रिसेंटली इसी साल मैंने ज्वाइन किया, तो अभी तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं यहाँ पे, तो अभी चल रहा है काम। अभी चल ही रहा है। खैर, वी विश यू ऑल द बेस्ट इसके लिए। थैंक यू। लेकिन वो एक स्कॉलरशिप जिसके जरिए से अभी आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, वहाँ क्या है वो स्कॉलरशिप, और किस तरह से एक तालिब इल्म उसके लिए अप्लाई करें? मैम, जिस स्कॉलरशिप के अंडर मैं अभी हूँ वो डॉक्टरल स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है। तो उसका प्रोसीजर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे एप्लीकेशन कॉल डिक्लेयर होगी, तो उसके बाद स्टूडेंट्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद वो पहला लिस्ट निकालते हैं जिसमें वो आपका रिसर्च, आपने मास्टर्स में जो काम किया है वो, आपका सीवी, आपके ग्रेड्स, आपकी अदर करिकुलर एक्टिविटीज देखते हैं। तो देन दे उसके बाद एक लिस्ट जो निकालते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए और एक लिस्ट निकलता है। तो उसमें आपको फिर इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, जहाँ पे इंटरव्यू में यूजुअली आपको वो आपके काम के बारे में पूछेंगे। आपने मास्टर्स में जो काम किया है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। उसके अलावा फिर आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी वो पूछ सकते हैं, व्हाई यू आर सूटेबल फॉर दिस पोजीशन, व्हाई यू वांट टू डू पीएचडी, इस तरीके के क्वेश्चन। तो देन देयर इज अ फाइनल लिस्ट, इट्स बेस्ड ऑन मेरिट। तो उस फाइनल लिस्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उन्हें वो स्कॉलरशिप दी जाती है। साल में किस माह में इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है? मैम, यूजुअली तो इसकी डेडलाइन जुलाई तक रहती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कभी कुछ एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप आ जाती है, तो ये एक्सटेंड भी हो सकती है। जैसे मैं अपना पर्सनल कहूँगा, मैंने नवंबर में अप्लाई किया था, दिसंबर में मेरा इंटरव्यू हुआ, एंड इन जनवरी आई केम हियर। लेकिन यूजुअली जो यहाँ पे सितंबर इनटेक होता है, अगस्त या सितंबर से पीएचडी स्टार्ट होती है, तो उसके लिए यूजुअली जुलाई तक डेडलाइन रहती है। अभी आप किस यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर अभी रहे मैं हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, नॉर्दर्न इटली में हूँ। अच्छा, नॉर्दर्न इटली में है। एक आपका ख्याल था किसी भी चीज को लेकर यहाँ कश्मीर में रहकर, उसमें किस हद तक चेंज आई, वो विजन कितना चेंज हुआ वहां जाकर? मैम, काफ़ी ज़्यादा चेंज आई, क्योंकि फॉर एग्जांपल घर से बाहर रह के ही हम ज़्यादातर चीज़ें घर से बाहर रह के ही सीखते हैं। और स्पेशली जब मैं यहाँ आया, तो यहाँ मैंने थोड़ा डिफरेंट कल्चर देखा, हर किसी लिहाज से, बी इट लैंग्वेज, बी इट फूड, बी इट एजुकेशन। तो थोड़ा डिफरेंट कल्चर देखा। उसके अलावा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा रिसर्च पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बनस्बत ग्रेड्स और जॉब्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो बंदा फिजिक्स लेना चाहता है वो पैशनेट है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा है कि उसको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, लेकिन घर वालों ने कहा कि आपको ये पढ़ना है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट के लिए आपको पैशन है आप वही सब्जेक्ट चूज करोगे। तो इस वजह से क्या होता है कि आप उसमें अपना ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला यहाँ पे। आपने जिक्र छेड़ा कि ये नहीं कि घर वाले कुछ और बोले और वो कुछ और करे, करना चाहे तो घर वालों की जद में आकर, उनकी जिद में आकर उसको वो सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ता है। आपने जिस सब्जेक्ट का इंतखाब किया, क्या ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस थी या बाय चांस पेरेंट्स की वजह से आप आए? मैम, ये पर्सनल चॉइस थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग है। तो उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि आप जो भी पढ़ना चाहो आप पढ़ो। तो ऐसा कोई मतलब उन्होंने, यूजुअली क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं आप एमबीबीएस करो या इंजीनियरिंग में जाओ। तो मुझे कोई ऐसा मतलब उन्होंने फील करने नहीं दिया। तो इट्स अ ब्लेसिंग। सो यहाँ अक्सर देखा जाता है जो हमारे यहाँ के तालिबे इल्म है, स्टूडेंट्स है, जबरदस्ती पेरेंट्स उन पर अपना डिसीजन थोपते हैं। ये कहते हैं कि हम चाहते हैं आप डॉक्टर बने, वो मजबूर होकर फिर वही सब्जेक्ट का इंतखाब कर लेता है। हालांकि आजकल इतनी डाइवर्सिफिकेशन है हर एक फील्ड में, फिर वो चाहे मेडिकल हो, साइंस हो, नॉन मेड हो, कॉमर्स हो, वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आज हम वही ट्रेडिशनल चीजें, ट्रेडिशनल नोशन अपने जहन में कायम किए हुए हैं। मैम, यहाँ पे जो और एक जो बड़ी डिफरेंस मुझे लगी
यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी एटीट्यूड काफी ज्यादा है लोगों में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपको बस फिजिक्स पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री। यहाँ पे काफी ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग माई मास्टर्स आई हैड सो मेनी सब्जेक्ट जहाँ पे मुझे थोड़ी मैथमेटिक्स यूज होती थी, थोड़ी बायोलॉजी, थोड़ी इवन कंप्यूटेशन यूज होती थी। तो यहाँ पे जो इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसा मुझे हम्म लगता है कि वहाँ पे अभी वो चीज उतनी डेवलप नहीं हुई है। अगर आप इस शशोपंज में हैं कि आप 9वीं या 12वीं जमात के बाद क्या पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इस मशवरे की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा डिसिप्लिन आपके कैरियर के लिए ज़रूरी है। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फॉर्म को पढ़ लीजिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब एक सब्जेक्ट में सिर्फ एक बंदा अगर उस सर्कल में रहेगा तो वो सर्कल से अगर बाहर नहीं आएगा तो वो कैसे दुनिया देख सकेगा? जाहिर सी बात है, जब तक हम जहन में ये नोशन बनाएंगे कि साइंस में सिर्फ इंसान डॉक्टर बन सकता है, नॉन मेड लेकर इंजीनियर बन सकता है, तो तब तक वो बाकी जो हमारे पास इतने इतने फील्ड्स है वो उनको एक्सप्लोर कैसे कर पाएगा? अब आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, जब पहली दफा आपने घर वालों को ये बताया कि अब मैंने इंडिया में भी नहीं बल्कि मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, तो क्या रद्द अमल था? माना, मैम इजीली वो माना उन्होंने? काफी ज्यादा खुश हुए। तो वो काफी ज्यादा खुश हुए, और वो हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप जो पढ़ना चाहते हो, मतलब जिस फील्ड में जाना चाहते हो। तो वो काफी ज्यादा खुश हुए इस बात को लेकर। उसके अलावा ऑलरेडी मैं एएमयू में था। तो जब आप घर से बाहर होते हैं, फिर आप चाहे इंडिया में हो चाहे आप यूरोप में हो, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। तो इस वजह से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो काफी ज्यादा खुश हुए वो। मतलब वो एक जो गैप था ना एएमयू का, मेरे ख्याल से फिर घर वालों को आदत हुई थी। अब जी जी जुल्करनैन मैम, बाहर ही है, एग्जैक्टली। तो अब अगर इससे बाहर भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है, तब जाके कोई भी बच्चा कुछ कर पाता है जिंदगी में। खैर, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, अब आप जो कि बाहर थे, स्ट्रगल जाहिर सी बात है पार्ट एंड पार्सल है एक इंसान की जिंदगी का। इंसान को वक्तन फवक्तन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या आपकी ये जर्नी मुश्किलात से फ्री थी या मुश्किलात का सामना आपने भी किया? मैम मुश्किलात तो, स्ट्रगल्स तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं अप्स एंड डाउन्स, इट्स अ लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड। ऐसा नहीं कि हमेशा अप्स थी या हमेशा स्ट्रगल्स थी। तो वो चीजें आती जाती रहती है, चाहे कोई बंदा कहीं भी हो। तो उन चीजों को हम अगर एज ए, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक स्ट्रगल एंड फेलियर एज ए फुल स्टॉप, देन इट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन इफ यू टेक देम एज कॉमा, एंड देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो उन चीजों इट्स को ग्रेट। फेस करके ही इंसान फिर आगे कुछ सीखता है। बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि इसको फुल स्टॉप नहीं लगाना है बल्कि इसको कॉमा लगाना है, यानी इसके बाद भी और कुछ है। खैर, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे जुल्करनैन कि अ, जब पहले पहले आप बाहर गए, पहले पहले आपने खुद क्या ऐसी चीजें देखी जो आप चाहते थे कि ना हो लेकिन फिर भी थी? मैम पहले जब मैं फ्रांस आया तो कल्चर शॉक मुझे लगा, लैंग्वेज और फूड को लेके। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा ये हम मतलब हम पहले से सोचते यूरोप में सब लोग इंग्लिश बोलते होंगे, यहाँ मैं आया यहाँ कोई इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है। तो ये चीज, उसके अलावा यहाँ का जो फूड है, हमारा क्यूजीन तो काफी फेमस है यहाँ। ये कभी कभार मैंने देखा कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा लगा कि, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीजें समझ में आई कि ये वैरायटी हर जगह है। तो बना होता है कि आपको हर हाँ, सही है। चीज मिल जाती है। लेकिन आप जब घर से बाहर रहते हैं तो आपको हर चीज खुद ही देखनी पड़ती है। आपको लैब का काम भी देख, उसके बाद शाम को आके आपको अपने खाने का देखना पड़ेगा, या बाकी जो चीजें हैं। तो वो मैंने एएमयू से थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन फ्रांस में आके फिर मैंने ये चीजें ज्यादा सीखी। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यहाँ का तालीमी निज़ाम हम सब जानते हैं कि किस तरह का है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, और इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो हम सब जानते हैं। अब जब आप डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, आपको सीधे जमीन और आसमान का फर्क लगता है। क्या ऐसा डिफरेंस आपने, बहुत बड़ा डिफरेंस जिसको जिसको हम कहेंगे, वो आपने वहां पाया?
मैम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो वहाँ पे नहीं मिलती। जो फॉर एग्जांपल खासकर जो एक्सपेरिमेंटल साइंसेज है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो हार्डली हमें वहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हम हमेशा हमें दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे जो एग्जाम्स के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें कराई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ कोर्सेज एंटरप्रेन्योरशिप को लेके सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए थे, तो उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, या मास्टर्स में आपको लैब में काम करना पड़ता है, तो उससे आपको जो वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो चीज़ मुझे लगी कि कहीं ना कहीं हम कश्मीर या इंडिया में ज़्यादातर फोकस जो है वो एग्जाम्स के ऊपर होता है, यहाँ वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट लगी मुझे। जुल्करनैन, अब आपसे हम चाहते हैं कि सेशन को हम कंक्लूड करें, लेकिन हाँ, जाते जाते आपसे ये जरूर पूछना चाहेंगे, वो तालिब इल्म जो भी आपको देख रहे हैं, कुछ बुनियादी बातें बताएं जो वो सुने और उन पर अमल करें, और वो ऐसी बातें हो जो उनको काम आए, हेल्प करें उनकी वहां तक पहुंचने में, यानी कि जहां आप अभी हैं या मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा जिनकी प्लीज। वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। फॉर एग्जांपल आप बुक रीडिंग करें, क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, जो जो डेप्थ आपको बुक से मिलेगी, आई डोंट थिंक वो किसी और जगह से आपको मिल सकती है। और थोड़ा किसी के बारे में भी आपको कहीं पे अप्लाई करना हो, तो गूगल पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें और बुक्स पढ़े, और अपने लाइक माँ बाप का कहना माने, क्योंकि एट द एंड वो आपके वेल विशर्स है। कुछ फॉर एग्जांपल समटाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड, बट इट्स योर ड्यूटी टू मेक देम अंडरस्टैंड, कि उनको आप चीज़ें एक्सप्लेन करें, वो दे विल इन द एंड अंडरस्टैंड। और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़े, तो यही मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स से। वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे जो फिक्रमंद रहते हैं कि हम बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां उनसे पता मैं नहीं ये माहौल कहना किस तरह का चाहूँगा बना कि है। आपका कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन बच्चा घर से बाहर रह के ही जो जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीज लेसन है वो घर से बाहर रह के ही सीख। अगर बच्चा हमेशा घर पे रहेगा तो इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू ग्रो। तो हम कंफर्ट जोन से बाहर अपने बच्चे को आने दे, तो ये मैं कहना चाहूंगा। अब कश्मीर कब आ रहे हैं वापस? इंशाल्लाह एंडिंग जुलाई प्लान्स है, तो इंशाल्लाह जुलाई में ही आएंगे। मैंने अक्सर जिन स्कॉलर से, जिन स्टूडेंट से बात की, उन्होंने भी मुझे लगभग सेम ही जवाब दिया कि जुलाई के आखिर पर। ये क्या कोई वहाँ छुट्टी वगैरह का सीजन होता जी है, मैम, काइंड अभी ऑफ एक समर वकेशन वेकेशन स्टार्ट होने वगैरह? वाली है, समर वकेशन अगस्त से, तो अक्सर बच्चे जो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कई सारी थैंक यू वेरी मच। मालूमात तफसीलन आपने हम तक पहुंचा दी। हमें उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो इससे इस्तेफादा लें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।